Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, आज के इस वीडियो में हम हिंदी का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे. हमारा 12 लेक्चर का प्लान है, तो उसमें से फर्स्ट लेक्चर आज डिस्कस होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर ऑल ए एंड जे एग्जाम की अपडेट देता रहता हूं. गाइज मेक श्योर आप लोग इस चैनल को अपडेट सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. स्टार्ट करते हैं कि पहले भाषा क्या होता है. अगर हम बात करते हैं जनरल टर्म्स भाषा, देखो एक लैंग्वेज जो होती है उसको एक कम्युनिकेशन टर्म्स होता है जिससे कि सामने वाला जिसको भी हम कुछ चीज़ बताने की कोशिश करें वो इजीली समझ जाए. तो अगर इसकी हम डेफिनेशन वाइज बात करते हैं, भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना होता है. भाष का मीनिंग होता है बोलना. तो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो वाक्य होती है. देखो जनरली अगर हम बात करते हैं छोटा सबसे जो छोटा शब्द होता है हिंदी में वो क्या होता है, वर्ण होता है. वर्ण से मिलकर एक शब्द बनता है. शब्द से मिलकर क्या बनता है, एक वाक्य बनता है. फिर वाक्य को बोला जाता है. अब जब हम जो जनरल लैंग्वेज यूज करते हैं अपने बोलने के टर्म्स में, देखो हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसको हर कोई बंदा इजीली समझ लेता है. तो शब्दों का एक जो वर्गीकरण होता है उसको जोड़कर एक वाक्य जो बनाते हैं उसको हम फिर प्रोनाउंस करते हैं. जैसे मैं कह रहा हूँ आप ये अपना काम कर लीजिए, तो ये क्या है, एक पूरा वाक्य हो गया. इसमें काम क्या हो गया, एक शब्द हो गया. और शब्द के अंदर क आ में यहाँ पर ये क्या हो गए, वर्ण हो गए. तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है. भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण. तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. अब बात करते हैं वर्णमाला. देखो वर्णमाला में क्या होता है. तो अगर कभी कभी क्या होता है ये पूछा जा सकता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो ध्वनि होती है. और ध्वनि जो ध्वनि निकलती है, जो साउंड निकलता है उसको ही क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं. एक होता है वर्णमाला. देखो वर्णमाला क्या होता है, जो पूरे वर्णों का जो समूह होता है उसको बोला जाता है वर्णमाला. तो हिंदी में जो वर्णमाला होती है जनरली 52 वर्ड्स होते हैं. जो जनरल टर्म्स में अगर बताता हूँ 52 वर्ड्स होते हैं. बट क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है, उच्चारण के आधार पर टोटल कितने वर्ण होते हैं. उच्चारण के आधार पर हमारे पास 45 वर्ण होते हैं. उसमें से 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं. बट जब हम लिखते हैं लेखन के आधार पर हमारे पास 52 वर्ड होते हैं. ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस भी अराइज हो सकता है. लिखने के टर्म्स में हमारे पास 52 वर्ड हो जाते हैं जिसमें कि 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं एंड 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं. तो इन 35 और 4 को मिलाकर हमारे पास टोटल कितने व्यंजन हो जाते हैं, 39 व्यंजन हो जाते हैं. अब देखो जो स्वर बोले जाते हैं, देखो स्वर वो होते हैं जो एक स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उसको बोलने के लिए किसी और चीज की हेल्प की नीड नहीं होती. जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, उसको बोला जाता है स्वर. जैसे ए, आ, ई, ऊ. तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये स्वर हो गए. तो जनरली टोटल कितने होते हैं हमारे पास, 13 स्वर होते हैं. इसमें जो 10 होते हैं वो यूज में आते हैं और 3 जो होते हैं वो लिखने के टर्म्स में हम यूज करते हैं. जैसे रैसे ऋषि, आंग से अंगूर एंड ए विसर्ग लग गया. देखो ये वाला जो सिंबल होता है विसर्ग सा सिंबल होता है, जो डबल आपको ये जो बिंदु से दिखते हैं दैट इज द सिंबल ऑफ विसर्ग. अब देखो बात करते हैं व्यंजन क्या होते हैं. देखो व्यंजन जो होते हैं हमारे पास 39 व्यंजन बचते हैं, राइट. ओके, तो बात करते हैं व्यंजन की. देखो व्यंजन जो होते हैं हमारे पास टोटल 39 होते हैं. 39 में क्या होता है, 35 नॉर्मल व्यंजन होते हैं और 4 जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं. देखो संयुक्त व्यंजन का मीनिंग क्या होता है, ये आपके दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं. जैसे आप देख भी पा रहे होगे यहाँ पर छह क्षत्रिय, त्रत्रशूल, ज्ञाज्ञानी एंड श्र. तो ये जो है दो वर्णों का एक मिक्सचर है, उसको बनाकर जो एक शब्द बनता है, एक छोटा वर्ण बनता है, उसको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन. जो नॉर्मल व्यंजन होते हैं, देखो कभी कभी क्वेश्चन आपको ये पूरा पढ़ना है, ये पूछा जाता है कि ख कौन से वर्ग से बिलोंग कर रहा है. ख कौन से वर्ग से बिलोंग कर रहा है, क वर्ग से बिलोंग कर रहा है. कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि जय कौन से वर्ग से बिलोंग कर रहा है. तो जय जो है च वर्ग से बिलोंग कर रहा है. तो आप ये सारी चीज आपको एक बार रिवाइज कर लेना, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा. एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कै वर्ग में कौन कौन से आते हैं, क, ख, ग, घ, अण. च वर्ग में कौन कौन से आते हैं, च, छ, झ, जय, झ, अण. ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ट, ठ, अण, ढ, अण खाली. ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं, त, थ,
द, ध, न। पै वर्ग में कौन कौन से आते हैं? पै, फै, बै, भै, मै। अब देखो एक होता है अंतस्थ है। अंतस्थ क्या होता है? जो स्वर और व्यंजन के बीच जो वर्ण यूज होता है उसको बोला जाता है अंतस्थ है। ये देखो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर कभी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि एक अलग नेम है ये, अंतस्थ है। तो अंतस्थ जो होता है, जो स्वर और व्यंजन के बीच जो एक वर्ण यूज होता है, दैट इज कॉल्ड अंतस्थ है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से हो गए? य, रे, ले एंड व, ये हमारे पास होते हैं अंतस्थ है। एक होता है उष्म। देखो ये कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। उष्म की बात करते हैं। स, स, है। देखो इसका मीनिंग क्या है? जब देखो जब हम बोलते हैं तो एक घर्षण घर्षण पैदा होता है, एक मतलब गर्मी पैदा होती है। उस गर्मी को अगर संस्कृत में देखा जाए तो क्या बोला जाता है? उष्म बोला जाता है। तो इसके बेसिस पर इसका नाम क्या रखा गया है? उष्म रखा गया है। तो स, षटकोण, स एंड है। तो जब बोल रहे हैं तो एक हमारा एक घर्षण साउंड, जब माउथ के अंदर से घर्षण पैदा हो रहा है, एक गर्मी पैदा हो रही है, मतलब मतलब घर्षण होकर ये सब बाहर निकल रहा है। तो दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं? उष्म वर्ग से बिलोंग करता है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो स्वर की अगर मैं बात करता हूँ, स्वर क्या होता है एक्चुअली? स्वर मैंने बताया, स्वर जो होता है एक स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है? इसका वर्गीकरण क्या होता है? अब देखो इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बोला जाता है। जैसे मात्रा और उच्चारण के आधार पर कितने टाइप के आपके स्वर हो सकते हैं। जैसे हिरस्व स्वर, इसमें क्या होता है? इसको बोलने में बहुत कम टाइम लगता है। जैसे एक ही मात्रा के समय लगता है ए, ई, उ। तो इसमें जिसमें कम से कम टाइम लगता है बोलने में, वो होता है हिरस्व स्वर होता है हमारे पास। एक होता है दीर्घ स्वर। देखो दीर्घ स्वर में क्या होता है? उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, हिरस्व स्वर से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। लाइक उसमें दो मात्रा होती हैं, आ, ई, उ, ए, ओ। तो इसमें दो मात्रा का टाइम लगता है, थोड़ा सा उसमें साउंड को खींचना पड़ता है। दीर्घ से पता चल रहा है, दीर्घ का मतलब ही होता है थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा साउंड को वहां पर खींचना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। देखो एक होता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर में क्या होता है? उसमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा टाइम लगता है। जैसे जब हम किसी को बुलाते हैं, जैसे सपोज मैं बुला रहा हूं राम, तो राम में क्या हो गया? तो यहाँ पर राम के बीच में देखो जैसे रा, उसके बीच में जो ये वर्ण आया है दैट इज द प्लुप्त स्वर। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर बोलते हैं। तो हमने साउंड को खींचा, एक एक पूरा साउंड को। जैसे जब आपने देखा होगा जब किसी को आप आवाज लगाते हो, पुकारते हो, तो वहां पर जो स्वर यूज होता है दैट इज कॉल्ड प्लुप्त स्वर। तो ये मात्रा के या उच्चारण के काल के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया वो तीन टाइप में किया गया। मैंने तीनों टाइप आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीव के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर कौन कौन से होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर। तो देखो अग्र स्वर क्या होता है? जो जिसमें जब हम बोलते हैं ना, उच्चारण करते हैं, तो जीभ का आगे वाला भाग काम करता है। जैसे ई, ए। तो दैट मीन जब जीभ का आगे वाला भाग काम कर रहा है उस स्वर को बोला जाता है अग्र स्वर। मध्य स्वर, जिसको जब उच्चारण करते टाइम जीभ का मध्य वाला भाग, बीच वाला भाग काम कर रहा होता है, जैसे ए। तो ए में हमारे पास क्या हो गया? जो ये स्वर बोला जा रहा है उसमें जीभ का आप देख पा रहे हो मिड मिड पार्ट जो है वर्क कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड मध्य स्वर, उसको मध्य स्वर बोलते हैं। एक होता है पश्च स्वर। पश्च स्वर जो होता है उसमें जीभ का पीछे वाला भाग, जब उसको उच्चारण किया जा रहा है उसके पीछे वाला भाग काम कर रहा है, तो उसको बोला जाता है पश्च स्वर। जैसे आ, ओ। तो उसमें जैसे आप देखो ये चीज आप फील भी कर सकते हो, आप साउंड को अपने आप बोलने की कोशिश करना एंड देन फील करना कि एक्चुअल में जो चीज बताने की कोशिश की जा रही है ऐसा हो पा रहा है। अगर आप देखो एक्चुअल इस चीज को रिवाइज करोगे या प्रोनाउंस करोगे अपने आप से, तो आपको पता चलेगा, आप फील कर सकते हो एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। देखो हिंदी लैंग्वेज एक्चुअल में तो टिपिकल है, इंग्लिश से भी टिपिकल है, बट इसको जब हम रिवाइज करेंगे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इजिली उसको समझ सकते हैं हम लोग। एक होता है मुख विवर के खुलने के आधार पर। देखो जैसे एक होता है विव्रत। विव्रत में क्या होता है? जैसे हम पूरा कोई भी चीज बोल रहे हैं, हमें पूरा अपना माउथ ओपन करना पड़ता है। जैसे आ में क्या है? पूरा अपना जो मुख है, जो अपना माउथ है उसको पूरा ओपन करना पड़ता है, जब उस उच्चारण को हम बोल पाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? विव्रत बोलते हैं। देखो जितने भी टर्म बता रहा हूँ ये पूछे जा सकते हैं, तो इनको प्लीज ध्यान से देखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्धव्रत। देखो अर्धव्रत में क्या होता है? जब अपने आधे मुंह को खोलकर जो चीज बोली जा रही है, उच्चारण की जा रही है, जैसे ए, ओ। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या है? हमें पूरा माउथ ओपन नहीं करना पड़ रहा है। सो
हाँ, ये सारी चीज एक बार देख लेना। जैसे नासिका, जो नाक से जो साउंड निकलता है, अंग, ना, म, तो दैट मीन्स जो नाक से साउंड निकल रहा है वो हमारा क्या होता है, उसको नासिक क्या बोलते हैं। जो आप देख पा रहे हैं दंत मूल, जो हमारा दांत से, ठीक है, जो साउंड निकल रहा है उसको दंत्य बोला जाता है। जो दांत प्लस होठ दोनों की हेल्प से निकल रहा है उसको दंत प्लस ओष्ठ बोला जा रहा है। जो होठ से साउंड निकल रहा है उसको ओष्ठ्य बोला जा रहा है। एंड जो गले से साउंड निकल रहा है और जो ताल होती है, हमारी जीभ की ताल होती है, उसको कंठ प्लस तालु बोला जा रहा है। जो गले से प्रॉपरली निकल रहा है उसको कंठ साउंड बोला जाता है। देखो यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी आप रिवाइज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं होठों की स्थिति के आधार पर जो साउंड निकलता है। जैसे एक होता है अव्रतमुखी। अव्रतमुखी क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं। जैसे जो साउंड आप जैसे ए निकालोगे, ए एक सिंपल यूं ही निकल गया। एक जैसे बहुत से साउंड होता है कि मतलब जब बोलते टाइम हमारा सर्कल बन जाता है, माउथ पे सर्कल बन जाता है। तो जब सर्कल नहीं बनता है तो वो होता है अव्रतमुखी। जैसे ए, आ, ई। तो यहाँ पर सिंपल हम साउंड को देखो, ये सारी चीज फील करने वाली है, आप जब बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ व्रतमुखी, देखो व्रतमुखी को जब हम बोल रहे हैं यहाँ पर तो हमारे माउथ पे एक सर्कल बन जाएगा। ऊ, ओ, आ। तो दैट मीन्स ये सारे जब साउंड हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे क्या बन रहा है, माउथ पर एक सर्कल बन जा रहा है। तो सर्कल बन जा रहा है तो दैट इज व्रतमुखी। अगर सर्कल नहीं बन रहा है तो हमारा क्या होगा, अव्रतमुखी होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखो ये जो टर्म्स पूछा हुआ है इस टर्म को अच्छे से देख लेना। निर्नुनासिक, हवा हवा के नाक में मुंह के निकलने के आधार पर ये शब्द बनते हैं। अब देखो जिसमें हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे हम कोई उच्चारण कर रहे हैं, हम कोई उच्चारण हमने करा है तो हवा केवल अगर मुंह से निकल रही है तो उसको बोलते हैं निर्नुनासिक। वो मौखिक स्वर होता है। जैसे ए, हमारा बस साउंड से मतलब मुंह से हवा निकल रही है। आ, मुंह से हवा निकल रही है। अगर मैं बात करता हूँ अनुनासिक स्वर, देखो अनुनासिक अनुनासिक स्वर में क्या होता है, हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। जैसे अंग, अंग, आंग। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारा क्या है, मुंह के साथ साथ है ना नाक का भी हमें यूज करना पड़ता है। तो जब मुंह के साथ साथ जब नाक से भी हवा निकलती है उसको बोलते हैं अनुनासिक स्वर। और जब खाली मुंह से हवा निकल रही है किसी साउंड को प्रोनाउंस करने में, उच्चारण करने में, तो उसको बोलते हैं निर्नासिक शब्द। निर्नासिक, निर्नुनासिक शब्द उसको बोला जाता है। अब देखो बात करते हैं व्यंजन की। ये सारे जितने मैंने बताए थे ये सारा कॉन्सेप्ट था किसको लेकर था, स्वर को लेकर था, जिसको इंग्लिश में वोवल्स बोला जाता है। अब बात करते हैं व्यंजन। अब देखो व्यंजन में क्या होता है, जो भी शब्द आपके स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, व्यंजन बोलते हैं। अब देखो व्यंजन को भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उसको क्लासिफाई किया गया है, उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बताया गया है। पहला होता है हमारे पास स्पर्श व्यंजन। देखो स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, जैसे कंठ से निकलती है, गले से निकल रही है, ताल से निकल रही है, दांत से निकल रही है, होठ से निकल रही है, उनको स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। देखो जब भी हम कोई साउंड बोलते हैं तो ये हमारी जो जितनी भी जो साउंड जब निकलता है, एक हवा, एक हमारे अंदर से क्या आती है, एक हवा निकल कर आती है। वो हवा किसके थ्रू निकल रही है, गले की टच होते हुए बाहर निकल रही है तो उसको कंठ बोल दिया है। अगर वो दांत को टच करते हुए निकल रही है तो उसको दंत बोल दिया है। अगर वो होठ को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए निकल रही है, उसको ओष्ठ बोल दिया है। तो ये देखो ये क्रम है पूरा, इस क्रम को प्लीज याद कर लेना, इस क्रम पर क्वेश्चन बना हुआ है। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। पहले जो हमारा साउंड कहाँ पर आता है, कंठ, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, दंत्य एंड ओष्ठ्य, सबसे बाद हमारा होठ पर आता है, होठ के बाद फिर वो साउंड बाहर निकल जाता है। तो ये सारी ये जो सीरीज है प्लीज उसे लर्न कर लेना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन 100% बनता है। या पूछ सकते हैं कि कौन सी सीरीज या कौन सा टर्म किसके बाद आता है, वो भी पूछ लिया जाता है। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। अब देखो इस सीरीज के साथ साथ प्लीज ये भी याद कर लेना कि कौन सी सीरीज में, जैसे मैं अगर कंठ की बात कर रहा हूं तो कंठ से कौन कौन से साउंड निकल सकते हैं, हमारे गले से कौन से साउंड निकल कर आते हैं, टच करके आते हैं गले को, कै, ख, ग, घ, अण। ये जो साउंड निकल कर आते हैं उनको कंठ बोला जाता है। कंठ ग्रुप में कह सकते हो आप, कंठ वर्ग से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे गले से बाहर निकल कर आते हैं ये। अगर मैं तालव्य की बात करूं, देखो ताल से निकल कर आते हैं, जो मुंह के जो भीतर का ऊपरी वाला जो पार्ट होता है ना, जो जब देखते हो, जो ऊपर वाली छत जो होती है मुंह के अंदर, उससे जो साउंड निकल कर आता है, च, छ, तो उसको तालव्य बोला जाता है। एंड मुंह के जब मूर्धा क्या होता है, जब मुंह के भीतर जो ऊपरी छत का जो अगले वाले भाग से साउंड निकल कर आता है उसको बोलते हैं मूर्धा।
मूर्धन्य उसको बोला जाता है। देखो हमारे जो ताल होती है मुंह के अंदर दो वाले, ये जो ऊपर वाले पार्ट है, अगर वो उसके पीछे वाले भाग से साउंड निकल कर आ रहा है छ छ, तो उसको तालव्य बोलते हैं। अगर उसके आगे वाले पार्ट से साउंड निकल कर आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, ट ठ अण ड हो गया। एक होता है दंत। देखो जब दांत से हमारा दांत के बीच से जो साउंड निकल रहा है उसको हम बोलते हैं दंत साउंड। जैसे हमारे पास क्या हो गया, त थ द ध, तो ये हमारा क्या हो गया, ये दंत साउंड हो गया। ओष्ठ क्या हो गया, जो हमारे जो होठ के थ्रू जब साउंड निकलता है उसको बोला जाता है ओष्ठ साउंड बोला जाता है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, प फ ब। तो आप देख पा रहे हो, जब देखो ये सारी चीज फील करने वाली है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप इनको साउंड को बोलकर देखना अपने आप, तो आपको एग्जैक्टली फील हो जाएगा। अगर आप इनको सही से प्रोनाउंस करोगे तो वही चीज निकल कर आएगी जो इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट, हाँ, अंत्यस्थ है। देखो अंत्यस्थ मैंने आपको बताया भी था, अंत्यस्थ क्या होता है, जो कोई वर्ण किसके बीच में आता है, स्वरों और व्यंजन के बीच में स्थित होता है। कोई भी ऐसा वर्ण जो स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होता है उसको क्या बोला जाता है, अंत्यस्थ बोला जाता है। जैसे हमारे पास कौन कौन से अंत्यस्थ चार वर्ड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, य रे ल व, ये हमारे पास चार वर्ड होते हैं, उनको अंत्यस्थ बोला जाता है। तो यह जो होता है हमारे पास, ये तालव्य, मतलब जो ताल होती है ना, जो मुंह के जो अंदर ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो ताल, उससे ताल बनती है हमारी, उससे निकल कर आता है। एंड रे की जो बात करते हैं वो होता है वत्सर्य, होता है वत्सर्य। तो वत्सर्य हमारा दंत मूल मसूड़ा से निकल कर आता है, रे। तो ये जो शब्द होता है हमारा मसूड़ा या फिर दांत वाले पार्ट से निकल कर आता है। सो दैट मीन्स ये वर्ड कहाँ पर यूज होता है आपका, जो स्वर और व्यंजन होते हैं उसके बीच में उसको यूज किया जाता है। सेम अगर हम बात करते हैं वै, वै जो होता है निचले वाले होठ से निकल कर आता है, दांत के ऊपर वाले पार्ट से और नीचे वाले होठ से निकल कर आता है वै। सो दैट मीन्स ये जो होते हैं, ये चारों वर्ड ये लर्न कर लेना। इन चारों वर्ड पर पूछ लेता है कि कौन से वर्ग से बिलोंग करता है, तो चारों कौन से वर्ग से बिलोंग करते हैं, ये अंत्यस्थ वर्ग से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं उष्म। उष्म या संघर्षी। जैसे मैंने अभी बताया था, जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जब वो हमारा साउंड मुंह से निकलता है तो वो रगड़ कर बाहर आता है, रगड़ खाकर या फिर घर्षण करके वो बाहर निकलता है, तो वो गर्मी पैदा करता है। तो गर्मी को अगर संस्कृत के टर्म में देखा जाए तो क्या बोला जाता है, उष्मा बोला जाता है। तो इसीलिए उसको एक उष्म वर्ग दे दिया गया है। जैसे स, स हमारा ताल से निकल कर आ रहा है, ताल ताल से निकल कर आ रहा है। सो दैट इज, ये उष्म भी है, जब उसको बोला जाता है देखो खींचा जाता है स, तो दैट मीन्स ये तालव्य हो गया। है को आप देख सकते हो, है गले से निकल कर आ रहा है, कण के भीतर से निकल कर आ रहा है, तो दैट मीन्स ये जो चारों वर्ड हमारे क्या होते हैं, उनको बोला जाता है उष्म शब्द बोला जाता है। इनको आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोग वाह। आयोग वाह क्या होते हैं, देखो ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे इसको बोला जाता है, जैसे यहाँ पे कहीं पर बिंदी लगा देते हैं उसको क्या बोला जाता है, अनुस्वार बोला जाता है। ये कहीं पर दो बिंदी आपको ऐसी लगी होती है उसको क्या बोला जाता है, विसर्ग बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अनुस्वार क्या होता है, एक कहीं पर शीर्ष बिंदु होता है। ठीक है, तो ये आपके जो टर्म्स होते हैं इस टाइप के, ये बोलने में आपको पता नहीं चलेंगे, बट उनको एक अलग से नेम दिया जाता है, उनको बोला जाता है अयोग भाग। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। इसके देखो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे, एक एक करके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा जो हमने चीज पढ़ी है उससे कुछ आपको समझ में आया है नहीं आया है। ये देखो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। आपके पास ऑप्शन क्या है, शब्द, व्यंजन, स्वर एंड वर्ण। देखो शब्द आपका क्या है, वो वर्णों से मिलकर बना होता है। व्यंजन आपके क्या है, एक अलग पार्ट हो गया। ये आपके क्या है, ये आपके शब्दों का है, ये दो पार्ट हैं, स्वर और व्यंजन, जिसमें पूरे की पूरी आपकी वर्णमाला डिवाइड होती है। तो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। तो वर्ण इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्णमाला किसे किसे कहते हैं। देखो वर्णमाला किसे कहते हैं, जो शब्द का समूह होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की संकलन को वर्णमाला कहते हैं। शब्द गणना को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की स्थिति होता है, मैंने आपको ऑप्शन बता दिए हैं, शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। देखो वर्णमाला क्या होती है, एक पूरी सीरीज होती है जो अल्फाबेट होती है। टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 52 होते हैं। लेखन के आधार पर 52 होते हैं,
एंड बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हमारे पास कितने होते हैं, 45 होते हैं। ये क्वेश्चन भी अपने माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात देखो, अब जो जो शब्द आने वाले हैं ये ध्यान से देखना, जो मैंने पूरी सीरीज बताई थी उससे बिलोंग करते हैं ये। देखो, निम्न में से कंठस्थ ध्वनि कौन कौन सी है। देखो, कंठ ध्वनि की बात की जा रही है जो हमारे गले से निकलती हैं। एंड गले से कौन कौन सी ध्वनि निकल रही है, क, ख, य, र, च, ज, ठ, अण। देखो ये हमारे पास क्या है, अगर मैं य र की बात कर रहा हूं, य र हमारे पास हो गया अंतस्थ। तो गले से जो ध्वनि निकल रही है वो ये दो पार्ट है, क एंड ख। तो क और ख हमारी कंठ ध्वनि होती हैं, जो हमारे गले से निकल रही हैं उनको कंठ ध्वनि बोला गया है। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। देखो, अब की बात किसकी बात करिए, मूर्धन्य। देखो, मूर्धन्य हमारा कहीं ना कहीं ताल से रिलेट करता है, और ताल हमारी क्या होती है, मुंह के अंदर जो जीभ के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको ताल बोला जाता है। दैट मीन्स क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ग, घ, ये ग वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं। ज, झ। देखो, ज और झ को अगर देख पा रहे हो, ये आपका ताल से रिलेट कर रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट पूछा गया है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं। देखो, आपके दो शब्द होते हैं, एक अल्प प्राण होता है एंड दूसरा हमारे पास होता है महाप्राण। देखो, अल्प प्राण क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसको बोला जाता है अल्प प्राण। एंड जिन व्यंजनों में उच्चारण के मुंह से अधिक हवा निकले उसको बोला जाता है महाप्राण। तो आप देख सकते हो किससे कम हवा निकल रही है और किससे ज्यादा हवा निकल रही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके पास, ए, आ। देखो, आ से ज्यादा साउंड निकल रहा है, ज्यादा हवा निकल रही है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। बट अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कै खे गे, तो देखो यहाँ से कम साउंड, मतलब कम हमें हवा निकल रही है जब हम उसको बोला जा रहा है। है, यहाँ से भी देखो ज्यादा आपका साउंड निकल रहा है। फै, भै, तो यहाँ से भी आपका साउंड जब बोला जा रहा है तो एक हवा ज्यादा निकल रही है। तो अल्प प्राण आपका क्या होता है, जब किसी साउंड को उच्चारण किया जाता है तो हमारे मुख से कम हवा निकलती है। सो करेक्ट आंसर इज बी, कै, गे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। किसकी बात की जा रही है, नासिक्य। देखो, जो नाक से बोला जाता है उसकी बात की जा रही है। से, तो बिल्कुल भी नाक से नहीं बोला जा रहा है। गे भी नाक से नहीं बोला जा रहा है। जय भी नाक से नहीं बोला जा रहा है। आने खाली, दैट मीन्स आने जो है आपका वो नाक से बोला जा रहा है। तो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, ये वर्ड क्या कहलाते हैं, नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ, तालव्य। तो दैट मीन्स आप देख पा रहे हो, कहां से निकल कर आ रहा है, ये देखो आपको ये फील करने पर, ये रिवाइज तो करना पड़ेगा, प्लस फील करके भी आप बता सकते हो। देखो, नाक से तो नहीं निकल रहा है ये ताल से भी नहीं निकल रहा है, और जो अगर वह होता है तो होठ से निकलता है, होठ से भी नहीं निकल रहा है। तो दैट मीन्स ये कंठ तालव्य है। ताल का किसके साथ मिल रहा है, मिलन हो रहा है, गले के साथ मिलन हो रहा है। ए, so that means कंठ तालव्य is the correct answer for this question. नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हिंदी वर्णमाला में आयोग वह वर्ण कौन से होते हैं। देखो, आयोग वह वर्ण आप इजीली पहचान जाओगे, जहां पर अनुस्वार या फिर आपका विसर्ग यूज होता है, वो हमारे क्या होते हैं, अयोग वह शब्द होते हैं। तो यहाँ पर नहीं है, कोई विसर्ग नहीं है, यहाँ पर भी कोई विसर्ग या अनुस्वार नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज दिस। तो डायरेक्टली आप टिक कर दोगे, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वंत व्यंजन है। द्वंत व्यंजन पूछा जा रहा है। सो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, पुनः इलाहाबाद, दिल्ली एंड उत्साह। देखो, यहाँ पर जो द्वंत व्यंजन की बात हो रही है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिल्ली। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन, स, षटकोण, स, है, ये कौन से व्यंजन होते हैं। परिकंपी व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं, संघर्षी व्यंजन होते हैं एंड स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। देखो, ये स्पर्श होकर तो नहीं आ रहे, देखो साउंड तो स्पर्श होकर निकल रहा है, बट आपका जो क्या है, ये जो साउंड निकल रहा है आपका, एक थोड़ा सा लेंथी साउंड निकल रहा है। तो ये लेंथी होने की वजह से उसको एक संघर्षी साउंड उसको बोला जा रहा है। कौन से व्यंजन के पार्ट में आते हैं ये, संघर्षी व्यंजन के पार्ट में आते हैं ये।
तो गाइज अगर आप इस चैनल पर हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ की नीड होगी तो मैं आपको टेलीग्राम पर हमारा लिंक है, सीकेसी स्टडी पॉइंट सर्च करिएगा, वहां पर ज्वाइन हो जाइए। सीकेसी स्टडी पॉइंट पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए, मैं वहां पर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। ठीक है, कै खे, सॉरी खे गे उ ए औ सै। तो यहाँ पर जो नवीन विकसित ध्वनियां हैं, आपका जो करेक्ट आंसर होगा खे एंड गे। तो करेक्ट आंसर इज ए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है, खे, चे, मैं एंड ठे। तो दैट मीन्स आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है, खे, चे, मैं एंड ठे। देखो यहाँ पर घोष वर्ड की बात हो रही है। तो ये देखो हम यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक तो घोष होता है, संघोष होता है, एक आघोष होता है। तो दैट मीन्स जहां पर उच्चारण में कम टाइम लग रहा है उसको संघोष बोला जाता है, और जहां पर ज्यादा टाइम लग रहा है उसको क्या बोला जाता है, आघोष बोला जाता है। तो दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो मैं इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो। तो गाइज थैंक यू सो मच, वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।